जिसका बेसब्री से इंतजार था वो मीटिंग हो चुकी है। अब 13 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में मिल लिए। फरवरी 2020 के बाद दोनों नेताओं की ये पहली मुलाकात थी। बीच में ट्रंप सत्ता से बाहर हुए और जनवरी 2025 में उनकी वापसी हुई। ट्रंप 2.0 में जो भी फैसले लिए जा रहे हैं उनका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट असर हिंदुस्तान पर पड़ रहा है। जैसे ट्रंप की चेतावनी के बाद भारत को अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर टैरिफ कम करना पड़ा। फिर 27 जनवरी को मोदी ट्रंप के बीच फोन कॉल पर बात हो गई। उसमें ट्रंप ने ट्रेड इम्बैलेंस कम करने पर जोर दिया, भारत को अमेरिकी हथियार खरीदने को कहा, अवैध प्रवासियों को वापस बुलाने को कहा और जब अवैध प्रवासियों को चेन में बांधकर मिलिट्री प्लेन से भेजा गया, भारत में उसकी काफ़ी आलोचना हुई। तब विदेश मंत्री को संसद में जवाब देना पड़ा। जिस तरह से घटनाक्रम बदल रहा था उससे लगा कि दोनों देशों के रिश्ते पटरी से उतर भी सकते हैं। इसलिए मोदी ट्रंप मीटिंग पर पूरी दुनिया की नज़र थी, क्योंकि भारत अमेरिका संबंध का असर सिर्फ एक दूसरे तक सीमित नहीं है। तो मोदी ट्रंप मीटिंग के मेजर पॉइंट्स क्या रहे, पीएम मोदी के विजिट से हिंदुस्तान को क्या हासिल हुआ और भारत अमेरिका संबंधों का भविष्य क्या दिखता है, आज के एपिसोड में हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे। ये खबर गाँव है। नमस्कार, आप स्वीकार कीजिए निखिल का। आप हमारा डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत देख रहे हैं। आज मोदी ट्रंप मीटिंग की कहानी। पहले मेन पॉइंट्स आपको बताते हैं। नंबर 1, बायलैटरल ट्रेड। दोनों देशों में 2030 तक बायलैटरल ट्रेड $500 बिलियन तक पहुंचाने का वादा हुआ। यूनाइटेड स्टेट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के वेबसाइट पर छपी जानकारी के मुताबिक 2024 में इंडिया यूएस ट्रेड $129 बिलियन से थोड़ा ज़्यादा था। भारत ने $87.4 बिलियन का सामान अमेरिका को बेचा, जबकि $41.8 बिलियन का सामान आयात किया और इस तरह भारत $45.7 बिलियन सरप्लस में रहा। डोनाल्ड ट्रंप का इल्ज़ाम है कि कुछ देश अमेरिका की दरियादिली का फ़ायदा उठाते हैं, उनके प्रोडक्ट्स पर ज़्यादा टैरिफ लगाते हैं, लेकिन उनके यहाँ सस्ते में सामान बेचते हैं। इससे हो रहा है नुकसान। डोनाल्ड ट्रंप ने इसमें हिंदुस्तान का नाम भी लिया। इलेक्शन कैंपेन के दौरान ट्रंप ने हिंदुस्तान को टैरिफ किंग कह दिया था। राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप ने टैरिफ वॉर शुरू किया। टैरिफ एक किस्म का टैक्स ही है जो कोई देश या देशों का संगठन दूसरे मुल्कों से आयात होने वाले सामान पर लगा देता है। इसका भुगतान टैरिफ लगाने वाले देशों के खरीदार चुकाते हैं। टैरिफ का मकसद होता है किसी ऐसे देश से व्यापार को डिस्करेज करना जिसके साथ संबंध अच्छे ना हो या जिनकी वजह से आपकी अपनी इकॉनमी पर खतरा हो। टैरिफ वॉर के पहले फेज में ट्रंप ने चीन, कनाडा और मेक्सिको को निशाने पर लिया। अब ये देश अमेरिका के सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर्स में से हैं। तीनों के साथ अमेरिका ट्रेड डेफिसिट में है, यानी अपना सामान बेचने की बजाय अमेरिका इन देशों से खरीदता ज़्यादा है। कनाडा और मेक्सिको ने तो ट्रंप से बात करके एक महीने की मोहलत ली, लेकिन चीन नहीं झुका। उसने कुछ अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर ही अब टैरिफ लगा दिया है, टैरिफ के बदले टैरिफ। जहाँ तक भारत की बात है, ट्रंप ने अभी तक हिंदुस्तान को डायरेक्टली टारगेट नहीं किया, हालांकि उन्होंने स्टील और एल्यूमिनियम के ओवरऑल इम्पोर्ट पर टैरिफ का ऐलान ज़रूर किया है। असर हिंदुस्तान पर पड़ा, बहुत ज़्यादा नहीं पड़ा, क्योंकि भारत अमेरिका को बहुत कम स्टील और एल्यूमिनियम देता है। ओवरऑल बायलैटरल ट्रेड में इसका योगदान 1.5% से भी कम है। वैसे भारत अमेरिका को क्या क्या बेचता है हमने पहले भी बताया, आप दोबारा सुन लीजिए। पहले नंबर पर मोती और कीमती पत्थर है, उसके बाद इलेक्ट्रिकल मशीनरी, इक्विपमेंट्स, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, न्यूक्लियर रिएक्टर्स एंड मशीनरी और मिनरल फ्यूल्स और ऑयल का नंबर है। भारत अमेरिका से क्या क्या खरीदता है? सबसे ज़्यादा मिनरल फ्यूल्स, फिर मोती, पत्थर, न्यूक्लियर रिएक्टर्स, इलेक्ट्रिक मशीनरी और लेंस, माइक्रोस्कोप्स, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स। अमेरिका और क्या क्या ऑफर कर रहा है? ट्रंप ने कहा कि भारत कच्चे तेल और गैस की खरीद बढ़ाने को राजी हो गया, इससे ट्रेड डेफिसिट कम करने में मदद मिलेगी। हिंदुस्तान अपनी जरूरत का 85% कच्चा तेल और 50% गैस दूसरे देशों से आयात करता है। कच्चे तेल में रूस सबसे बड़ा सप्लायर है, जबकि नेचुरल गैस में कतर पहले नंबर पर है। हिंदुस्तान यूएस से भी अच्छी खासी मात्रा में कच्चा तेल और नेचुरल गैस खरीदता है। विदेश सचिव हैं भारत के विक्रम मिस्री, उन्होंने कहा कि 2024 में भारत ने लगभग $15 बिलियन के एनर्जी रिसोर्सेज खरीदे। तेल और गैस आने वाले समय में $25 बिलियन तक ले जाएंगे। तेल और गैस के अलावा ट्रंप भारत को डिफेंस प्रोडक्ट्स की खरीदारी बढ़ाने को भी कह रहे हैं। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स एक्सपोर्टर है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सीपरी की रिपोर्ट के मुताबिक 2019 से 2023 के बीच टोटल आर्म्स एक्सपोर्ट में अमेरिका का योगदान 42% था दुनिया में। इस दौरान उसने 107 देशों को हथियार बेचे।
इसी अवधि में भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा हथियार खरीदने वाला देश था, लेकिन वो अमेरिका से बहुत ज़्यादा खरीद नहीं रहा था। भारत का सबसे बड़ा सप्लायर हिस्टोरिकली रूस रहा है। 2019 से 23 के बीच रूस ने भारत की ज़रूरत का 36% हथियार दिया, जबकि अमेरिका का कंट्रीब्यूशन 13% के आसपास था। बढ़ रहा था लेकिन कम था। ट्रंप इसे अब बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने एडवांस F-35 फाइटर जेट्स खरीदने का प्रस्ताव भारत को दिया है। F-35 अमेरिका के सबसे उन्नत फाइटर जेट्स में गिना जाता है। इसे अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन बनाती है, लेकिन बिक्री सरकार के जरिए होती है। F-35 अमेरिका के अलावा उसके लगभग 20 सहयोगी देश इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादातर नेटो के हैं। भारत उन चुनिंदा देशों में से है जिसने अमेरिका के साथ सेंसिटिव डिफेंस डील्स के लिए ज़रूरी तीनों समझौते किए हैं। 2016 में लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट लेमोआ पर साइन हुए। 2018 में कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट कॉमकासा और 2020 में बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट पर दस्तखत किए, कासा। इसी के तहत F-35 की खरीद का रास्ता खुल गया था, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब अमेरिका ने भारत को देने से मना किया। भारत ने कभी खरीदने में दिलचस्पी नहीं दिखाई, लेकिन अमेरिका में ही राय बनती और बदलती रही है। पहले उन्होंने कहा बेचेंगे, फिर उन्होंने कहा नहीं दे सकते, रूस का बहाना लगाया। ट्रंप ने इन सारी चीज़ों को दरकिनार करते हुए एक फ्रेश पेशकश की है कि F-35 चाहिए तो हम देंगे। वैसे अमेरिका के लिए हम बता दें, F-35 और Su-57 वाली बहस चल रही है। अमेरिका के लिए हर हथियार एक प्रोडक्ट है, अपने फ़ायदे के लिए अपने दुश्मन को भी हथियार बेचता है। तो रूस से नज़दीकी बहुत बड़ा बिंदु नहीं था। बात यही थी कि अमेरिकी हार्डवेयर में भारत उतनी दिलचस्पी लेता ही नहीं था। एक वक्त मनमोहन सिंह सरकार ने जब न्यूक्लियर डील की, उसके बाद फाउंडेशनल पैक्स हुए, तब ये चीज़ बदली। हालांकि F-35 का प्रपोजल शुरुआती चरण में, भारत और अमेरिका दोनों की ऑफिशियल रिलीज में इसका जिक्र नहीं है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मिलिट्री सेल्स का अपना प्रोसेस है, अभी ये एक प्रपोजल है, इसे लेकर बात शुरू नहीं हुई है डिटेल में। अगर भारत F-35 खरीदने जाता है तो इसका सीधा असर दूसरे सप्लायर्स पर पड़ेगा। फ्रांस की दासो एविएशन का नंबर सबसे ऊपर है इसमें। दासो रफाल बनाती है, 36 जेट्स भारत खरीद चुका है और खरीदने की तैयारी में है। नेवी के लिए भी बात, एयरफोर्स के लिए भी चल रही है। रफाल से पहले हमने मिराज भी दासों से लिए थे और जैगवार भी एक एंग्लो फ्रेंच प्रोडक्ट था, यानी ब्रिटेन और फ्रांस का साझा निर्माण। द प्रिंट में स्नेश एलेक्स फिलिप्स ने लिखा है कि भारत 114 मीडियम रोल फाइटर एयरक्राफ्ट MRFA के लिए टेंडर निकालने वाला है। जो MMRCA था वही MRFA हो गया है। ये टेंडर 8 वर्षों से टल रहा है। अगर आप इसमें MMRCA जोड़ दें तो और लंबा समय होता है। फ्रेंच यानी कि दासो इसे हासिल करने के बड़े दावेदारों में से एक हैं। ट्रम्प का ऑफर दासो के साथ साथ स्वीडिश फर्म साब, रूस के सुखोई और यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के अलावा अमेरिका की ही एक और कंपनी बोइंग का प्लान चौपट कर सकता है। बोइंग ने भारत को F-21 देने की पेशकश की थी। F-16 ही है विद सम अपग्रेड्स। इन सब के अलावा F-35 को लेकर कई चुनौतियां भी हैं, जैसे इसका ऑपरेशनल और मेंटेनेंस कॉस्ट दूसरे फाइटर जेट्स की तुलना में ज़्यादा है। इसके लिए अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे, डॉक्ट्रिन्स, पायलट ट्रेनिंग का खर्चा आएगा। दूसरी चीज़ की अभी तक भारत ज़्यादातर फाइटर जेट्स रूस और फ्रांस से लेता था। अमेरिका की तरफ जाने से रूस से संबंध खटाई में पड़ सकते हैं, फ्रांस से भी। फिर भारत को ये भी देखना है कि रक्षा बजट को खर्च कैसे करना है, भारत में तेजस जैसे जेट बनाने पर या फिर अमेरिका से या रूस से जेट खरीदने पर। सबसे बड़ी बात, मान लिया कि F-35 एक काबिल जेट है, लेकिन क्या ये भारत की ज़रूरतों और भारत के बजट को सूट भी करता है? जानकारों का कहना है कि भारत को इन सारे फैक्टर्स पर ध्यान देना होगा हाँ बोलने से पहले। बहरहाल अगर F-35 को अलग रख दिया जाए अभी के लिए, तो भी भारत अमेरिका के साथ ठीक ठाक डिफेंस ट्रेड कर रहा है। 2008 के बाद से भारत ने तकरीबन $20 बिलियन के डिफेंस प्रोडक्ट्स का कॉन्ट्रैक्ट यूएस को दिया। इनमें C-130J सुपर हर्क्यूलीज टैक्टिकल लिफ्ट एयरक्राफ्ट है, C-17 ग्लोब मास्टर, ये ग्लोब मास्टर ही जहाज़ है जिसमें वहाँ से बांध बांध के इंडियंस को लाया जा रहा है। PA टाइप पोसाइडन जो नेवी यूज़ करती है, सबमरीन हंटर, CH-47F चिनूक एयरफोर्स यूज़ करती है स्ट्रेटेजिक लिफ्ट के लिए, MH-60R सी हॉक जो रोमियो नेवी जिसको कहती है सबमरीन हंटर, और एयरफोर्स और आर्मी के लिए AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टर्स, ये सब लिया। इसके अलावा हापून एंटीशिप मिसाइल्स ली गई हैं वहाँ से, M777 हॉवित्ज़र लिए गए हैं, है ना, गन है ये। MQ-9 भी ड्रोन्स, अभी प्रेडेटर के लिए बात चल रही है। 31 का अप्रूवल आया है, $3.5 बिलियन का हम खर्च करना चाहते हैं। 6 और राइफल्स भी हम यूएस से ही ले रहे हैं, यानी यूएस से जो हमारा इनटेक है वो अब बढ़ता जा रहा है। ये हो गई बायलैटरल ट्रेड की कहानी। और किन किन मुद्दों पर सहमति बनी? अमेरिका 26/11 मुंबई हमले के साजिशकर्ताओं में से एक
तहव्वुर राणा को प्रत्यर्पित करने के लिए राजी हो गया है। उसके लिंक लश्कर-ए-तैयबा और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के साथ रहे हैं। पहले वो वहां की आर्मी मेडिकल कोर में भी रहा है, AMC में। तहव्वुर राणा को 2009 में शिकागो में गिरफ्तार किया गया। उसके ऊपर 3 बड़े आरोपों में मुकदमा चला। पहला, डेनिश अखबार के दफ्तर पर आतंकवादी हमले में सहायता देने का। दूसरा, आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा को सपोर्ट देने का। और तीसरा, मुंबई हमले की साजिश रचने का। मुंबई हमला हुआ तो मुंबई में था, यानी हिंदुस्तान में, लेकिन अमेरिका में केस चला क्योंकि US सिटीजन्स मरे थे। जून 2011 में शिकागो की एक अदालत ने राणा को तीसरे आरोप में बरी किया, लेकिन पहले और दूसरे आरोप में उसे दोषी करार दिया गया। 2013 में उसे 14 बरस की सजा हुई और 2020 में कोविड पॉजिटिव होने के बाद उससे जेल से रिहा कर दिया गया। हेडली ने गवाही दी थी इसके खिलाफ। अब हिंदुस्तान इससे बहुत खुश तो नहीं हुआ। उसने कहा कि हमारे पास राणा के खिलाफ सबूत है, आप इंडिया भेजो, हम पूछताछ करेंगे, सजा देंगे। रिहाई के तुरंत बाद भारत सरकार ने राणा के प्रत्यर्पण की याचिका भी लगाई। भारत की याचिका के बाद राणा को फिर से अरेस्ट किया गया। मई 2023 में कोर्ट ने कहा कि राणा भारत में हत्या, आतंकी साजिश रचने और आतंकी गतिविधियां करने का आरोपी है, उसे भारत प्रत्यर्पित किया जा सकता है। तहव्वुर राणा इसके खिलाफ याचिका लेकर US की सुप्रीम कोर्ट गया। 21 जनवरी 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने उसकी दलील खारिज कर दी। अब फाइल अमेरिकी विदेश मंत्रालय में थी। ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से मीटिंग के बाद ऐलान किया कि तहव्वुर राणा हिंदुस्तान भेजा जाएगा। अगला विषय अवैध प्रवासियों का था। प्यू रिसर्च सेंटर के मुताबिक अमेरिका में 7.25 लाख अवैध भारतीय प्रवासी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनमें से 20,000 की पहचान हो गई है। पहले चरण में 5 फरवरी को 104 लोगों को वापस भेजा गया था। कल यानी कि 15 फरवरी को एक और विमान आने वाला है। अवैध प्रवासियों का जिक्र प्रेस कॉन्फ्रेंस और जॉइंट स्टेटमेंट दोनों जगह आया। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर कोई अवैध तरीके से दूसरे मुल्क में घुसा है तो उससे वहां रहने का अधिकार नहीं। हम अवैध भारतीय प्रवासियों को वापस लेने को तैयार हैं, बशर्ते उनकी नागरिकता की पुष्टि हो। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि असली समस्या माफिया गिरोहों की है, जो कबूतरबाजी करते हैं, जो लोगों को बहला फुसलाकर अपने जाल में फंसाते हैं। दोनों देशों ने उनके खिलाफ कैंपेन चलाने की बात कही है। मोदी ट्रंप मीटिंग में खालिस्तान का मुद्दा भी उठा। अमेरिका में भारतीय कॉन्सुलेट्स पर खालिस्तानियों ने कई हमले किए हैं। खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू अमेरिका में बैठकर भारत को धमकी देता है। इसे लेकर भारत ने कई बार आपत्ति दर्ज कराई, लेकिन उसका कोई ठोस नतीजा नहीं निकल पाया। हालांकि ट्रंप ने कड़ी कार्रवाई का वादा किया है। जॉइंट स्टेटमेंट में लिखा है कि भारत और अमेरिका ऐसे गुटों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे जो एक दूसरे की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए खतरा हैं। भारत चीन सीमा विवाद पर ट्रंप ने कहा कि मैं भारत की तरफ देखता हूं, वहां बॉर्डर पर होने वाली हिंसा काफ़ी खतरनाक है। मुझे लगता है कि वो लगातार बढ़ रहा है। अगर मैं किसी तरह मदद कर सका तो मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि ये रुकना चाहिए। पाकिस्तान पर दोनों ने कहा कि पाकिस्तान को 26/11 मुंबई अटैक और पठानकोट हमले के गुनहगारों को सजा दिलवानी चाहिए और अपनी धरती का इस्तेमाल क्रॉस बॉर्डर टेरर अटैक्स के लिए नहीं करने देना चाहिए। इस पर पाकिस्तान की तरफ से आपत्ति आ गई। ऑब्वियसली उसने कहा कि यह बयान एक तरफा, भ्रामक और डिप्लोमेटिक नॉर्म्स के खिलाफ है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप के साथ बातचीत में बांग्लादेश का मुद्दा भी उठाया। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें ट्रंप से डीप स्टेट की भूमिका के बारे में पूछा गया। उन्होंने कहा, बांग्लादेश में हमारे डीप स्टेट की कोई भूमिका नहीं थी। इस पर प्राइम मिनिस्टर मोदी काम कर रहे हैं। मैं बांग्लादेश के बारे में पढ़ता रहता हूं, लेकिन मैं ये सवाल प्रधानमंत्री मोदी के लिए छोड़ूंगा। बांग्लादेश के हाल और भारत बांग्लादेश विवाद पर हमने राजदूत में डिटेल में बात की है। एपिसोड्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलते रहेंगे। इन सारी चीजों के अलावा दोनों नेताओं ने 10 वर्षीय US इंडिया मेजर डिफेंस पार्टनरशिप पर साइन करने का वादा किया। इसके तहत दोनों देशों के बीच डिफेंस पार्टनरशिप को मजबूत बनाया जाएगा। 2025 की क्वाड लीडर समिट हिंदुस्तान में आयोजित होगी। इसमें ट्रंप भी हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने एलन मस्क से भी मुलाकात की। इनसे मिले बिना वैसे भी काम नहीं हो पाएगा। मस्क अपनी कंपनी टेस्ला और स्टारलिंक को भारत में एंट्री दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि भारत सरकार चाहती है कि टेस्ला भारत में ही कार फैक्ट्री खोले। अभी इसे लेकर कोई सहमति बन नहीं पाई है। प्रधानमंत्री मोदी की US विजिट में एक और दिलचस्प चीज हुई। बतौर प्रधानमंत्री उन्होंने तीसरी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस पे जवाब दिए। भाई, पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने 2019 में की थी, लेकिन तब सारे सवालों के जवाब अमित शाह ने दिए थे। दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस 2023 की US विजिट के दौरान हुई। तब जो बाइडेन राष्ट्रपति हुआ करते थे। काफ़ी तामझाम के बाद प्रधानमंत्री उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए राजी हुए, लेकिन बस ही 2 सवाल उन्होंने लिए। इस बार प्राइम मिनिस्टर पूरे समय मौजूद रहे और उन्होंने पूरी शिद्दत से सवालों के जवाब दिए। गौतम अडानी वाले सवाल का भी कुछ न कुछ तो जवाब दिया ही। कैसा दिया आप कमेंट में लिखिएगा। 2024 में अमेरिकी अधिकारियों ने गौतम अडानी पर निवेशकों को भरमाने के लिए घूस खिलाने का इल्जाम लगाया था। प्रधानमंत्री मोदी ने अडानी मामले पर कहा कि उन्होंने ये मुद्दा प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ डिस्कस नहीं किया है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की है। हम पूरे विश्व को अपना एक परिवार मानते हैं।
हर भारतीय को मैं अपना मानता हूं। दूसरी बात है, ऐसे व्यक्तिगत मामलों के लिए दो देश के मुखिया न मिलते हैं, न बैठते हैं, न बात करते हैं। जाते जाते एक जरूरी सवाल, इस मीटिंग के बाद भारत अमेरिका संबंधों का भविष्य दिखता कैसा है? कह सकते हैं कि देयर इज होप। डिप्लोमेटिक संबंधों में सुधार की उम्मीद बढ़ी है। जो बाइडेन के कार्यकाल में बांग्लादेश और खालिस्तान के मुद्दे पर कुछ असहमतियां आ गई थी, ट्रंप के समय में ये दूर हो सकती हैं। जॉइंट स्टेटमेंट से इसका हिंट कुछ कुछ मिलने भी लगा है। जानकारों का कहना है कि सबसे बड़ी चुनौती ट्रेड रिलेशंस को लेकर आने वाली है, आ सकती है। पिछले 2-3 हफ्तों में भारत ने कई अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर टैरिफ कम किया है। सरकार ने ये सोचकर टैरिफ लगाया था कि इससे डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा, कुछ टैक्स आएगा। टैरिफ कम हुआ तो यहाँ की इंडस्ट्रीज पर खतरा आ सकता है। उस स्थिति में भारत कितना नुकसान झेलने को तैयार होगा, इसका आकलन भी जरूरी होगा। एक और चीज है, ट्रंप ने भारत को ज्यादा से ज्यादा कच्चा तेल, गैस और डिफेंस प्रोडक्ट्स खरीदने को कहा है। भारत ने कमोबेश हामी भरी भी है। इससे भारत के ट्रेडिशनल सप्लायर्स छिटक सकते हैं, जिनमें से एक रूस है। रूस भारत में कच्चे तेल और हथियारों का सबसे बड़ा निर्यातक रहा है। तेल में अभी बना है, हथियारों में पहले था। और बात सिर्फ ट्रेड रिलेशंस की नहीं है, ये वेस्ट और ईस्ट के बीच एक संतुलन बनाने का मसला भी है। अगर भारत अमेरिका पर निर्भरता बहुत बढ़ाता है, फिर रूस के साथ संबंधों का क्या होगा? भारत को इस पर भी गौर करना पड़ सकता है। आप मोदी ट्रंप मीटिंग और भारत अमेरिका संबंधों के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर बताएं। इसी के साथ आज का राजदूत समाप्त होता है। अभिषेक ने लिखा, इरशाद ने रिकॉर्ड किया। खबरगांव को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया, शुभ रात्रि।